हेलो, नमस्कार मित्रों। मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी क्लासेस 77 पर। दोस्तों, यदि आप अपनी परीक्षा पर अपनी मजबूती से पकड़ बनाना चाहते हैं तो आप जुड़ जाइए हमारे चैनल के साथ। यहाँ पर आपको विभिन्न विषयों से संबंधित प्रैक्टिस सेट आसानी से ही उपलब्ध है। आप आइए हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई सभी विषयों के हिंदी, संस्कृत, संविधान, इतिहास, भूगोल, सामान्य अध्ययन, स्वतंत्रता आंदोलन, राज्य व्यवस्था, सामान्य विज्ञान एवं कंप्यूटर की जितनी भी महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट है वो सब हमने प्लेलिस्ट में लगा के रखी है। आप आइए उसका अध्ययन करिए। यदि आप चाहते हैं कि हम अन्य विषयों पर भी आपके लिए प्रैक्टिस सेट या कंटेंट वाइज टॉपिक तैयार करें तो आप उसके लिए हमारे वीडियोस के कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करिए। हम पूरा प्रयास करेंगे कि आपकी परीक्षा में आपको सफलता दिलाएं। जी हाँ दोस्तों, यदि आप किसी को भी पाना चाहते हैं, अपने लक्ष्य को पाना चाहते हैं, अपना 100% योगदान दीजिए, वो सफलता आपको ज़रूर मिलेगी। थोड़ा विलंब होगा क्योंकि हो सकता है आपकी रणनीतियाँ सही ना हो। यदि आपने सही रणनीति बना ली तो कोई भी चीज़ या कोई भी मंजिल ऐसी नहीं जो आपको ना मिल जाए, लेकिन उसके लिए आपको देना होता है टाइम। आप अपने टाइम का यूटिलाइज करें, सदुपयोग करें। यदि आपके पास टाइम है तो आप पढ़िए। ज़्यादातर क्या होता है, गृहिणियाँ जो होती हैं उनके पास टाइम नहीं होता है। कहने को तो वो बेरोजगार होती हैं, लेकिन उनके पास इतना टाइम भी नहीं होता है कि वो ढंग से जुड़कर पढ़ पाए। तो उन्हीं के लिए हमारा चैनल है, आप ज़रूर जाइए। क्योंकि हम जो भी प्रैक्टिस सेट लेकर आते हैं उसमें इस तरह के क्वेश्चन शामिल करते हैं जो कि डायरेक्ट आपकी परीक्षा में पूछे जाएँ। तो यदि आपने नहीं देखा तो आप जाकर देखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे चैनल पर अपना प्यार इसी प्रकार से बनाए रखें। आइए देखिए, ये है हमारा स्मार्ट स्टडी क्लासेस 77 चैनल और यहाँ पर होती है आपकी परीक्षा की तैयारी। आज का जो प्रैक्टिस सेट है हिंदी, व्याकरण एवं साहित्य दोनों के क्वेश्चन है इसमें, और मॉडल सेट नंबर इसका जो है वो 15वां है। इसके पहले के 14 प्रैक्टिस सेट यदि आपने नहीं देखे जाकर दे सकते हैं। आपकी आगामी परीक्षाएं जो कि हिंदी से संबंधित होने वाली उन सभी में अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। आइए हम देखते हैं, दलित पत्रकारिता की शुरुआत मराठी में किस पत्रिका से माना जाता है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर आपको ध्यान देना होगा, तो मराठी में पूछा जा रहा है, हिंदी में नहीं पूछा जा रहा है। एक क्वेश्चन का जवाब तो आपसे मिल गया। हिंदी पत्रकारिता की शुरुआत सर्वप्रथम किस भाषा में हुई, तो वो हो गया मराठी में। तो मराठी में जो माना जाता है वह किस पत्रिका से माना जाता है, तो वह माना जाता है आपके दीनबंधु नाम पत्रिका से। और ये दीनबंधु पत्रिका कब से प्रकाशित होना प्रारंभ हुई, तो 1 जनवरी 1899 यानी 1899 से। और इसके संपादक कौन हुआ करते थे, तो ज्योतिबा फूले जी इसका संपादन किया करते थे। अब यहाँ पर दिए गए हैं और जो 3 पत्रिकाएं, जनता, दलित मित्र, मूक नायक, उनके बारे में भी थोड़ा सा हम जानते हैं। जनता पत्रिका जो है वो भीमराव अम्बेडकर के द्वारा निकाली गई थी। और हिंदी में दलित पत्रकारिता की शुरुआत अंबेडकर के जनता पत्र से माना जाता है। और मूक नायक भी भीमराव अम्बेडकर की है। दलित मित्र पत्रिका जो है वो रघुनंदन प्रसाद की है, जो कि बिहार से निकला करती थी। आइए हम आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में। अब आपको यहाँ पर बताना होगा कि ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित रचनाओं का सही क्रम क्या है। जी दोस्तों, ये चारों रचनाएं यहाँ पर जो दी गई हैं वो सभी ज्ञानपीठ से सम्मानित हैं। और आपको ये पता होगा कि कौन सी रचना किसकी है। आप जानते होंगे कि उर्वशी है आपके रामधारी सिंह दिनकर जी की, यामा है महादेवी वर्मा जी की, कितने नावों में कितनी बार है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय जी की, और चिदम्बरा है सुमित्रानंदन पंत की। लेकिन अब आप ये बताइए कि इनका सही क्रम क्या है, प्रकाशन की दृष्टि से पहले कौन है, उसके बाद में कौन सा है। तो यहाँ पर सही ऑप्शन जो हो जाता है, सही आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी चिदम्बरा। चिदम्बरा कब प्रकाशित हुई, ये चिदम्बरा होती है, मतलब चिदम्बरा को सम्मान कब मिलता है, ज्ञानपीठ पुरस्कार सम्मान से मिलता है 1968 में चिदम्बरा को। यह सुमित्रानंदन पंत की रचना थी। और उर्वशी को मिलता है 1972 में, जो कि रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। कितनी नावों में कितनी बार, ये है राम अज्ञेय की। और यह कब पुरस्कार को प्राप्त की थी, तो 1978 में। आप यहाँ पर याद रखिए, सबसे पहले कब मिला, 1968 में। उसके बाद मिला 1972 में। किसको मिला, 1972 मिला है उर्वशी को। फिर मिला है कितनी नावों में कितनी बार, 1978 में। फिर मिल गया आपकी महादेवी वर्मा जी की कृति यामा को 1982 में। ये सही रचनाओं का क्रम है। सही रचना का क्रम क्या है, चिदम्बरा, उसके बाद चिदम्बरा के बाद है उर्वशी,
फिर आ जाता है आपका कितनी नावों में कितनी बार, उसके बाद आपका यहाँ पर आ जाता है यामा, यहाँ पर यामा होना चाहिए, ठीक है, ये सही हो जाता है। अब आइए इसके बारे में थोड़ा सा हम जानते हैं कि उसके बाद क्या हुआ था। इन चारों रचनाओं को पहले क्या हुआ करता था कि किसी भी एक रचना के लिए जो बहुत ही अच्छी लिखी गई हो उसके विषय में ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता था। लेकिन क्या हुआ बाद में, यानी 1984 के बाद ज्ञानपीठ पुरस्कार लेखक के समग्र साहित्यिक योगदान पर दिया जाने लगा। और थोड़ा सा हम इसे में 2-4 लोग बच जाते हैं, उनको भी देख लेते हैं। 1992 में नरेश मेहता को संपूर्ण साहित्य पर मिला, 1999 में निर्मल वर्मा को संपूर्ण साहित्य पर मिला, और 2005 में कुंवर नारायण को मिला, और 2009 में अमरकांत एवं श्रीलाल शुक्ल को सामूहिक रूप से मिला था। दोस्तों आपको ये जानना होगा कि यह जो है कई ज्ञानपीठ पुरस्कार कई भाषाओं में सर्वोत्कृष्ट लेखन के लिए दिया जाता है, ये सिर्फ हिंदी का ही पुरस्कार नहीं है। आइए हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। खींचो न कमान को न तलवार निकालो, जब तोप मुकाबिल हो तो अखबार निकालो। बहुत बढ़िया लाइन है ये। किस पत्रिका के द्वितीय पृष्ठ पर छपता था? जी हाँ दोस्तों, प्रथम पृष्ठ पर कुछ और ही छपता था, द्वितीय पृष्ठ पर आपको बताना होगा यह किस पत्रिका का मोटो था। जी हाँ दोस्तों, यह जो है मतवाला पत्रिका, आपने सुना होगा, मतवाला पत्रिका का मोटो था। लिखा किसने था इसे? पंडित सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने लिखा था। मतवाला जो पत्रिका थी वो महादेव प्रसाद सेठ द्वारा 1923 से साप्ताहिक और कलकत्ता से निकाली जाती थी, और निराला जी ने इसका मोटो लिखा था। और पहले पेज पर जो उनका मोटो रहता था वो अमीय गरल सस्य सीकर रविकर, क्या है लिख दूँ क्या यहाँ पे मैं? चलिए लिखती हूँ। अमीय, अमीय मतलब होता अमृत, अमीय गरल सस्य सीकर रविकर, राग विराग भरा प्याला, राग विराग भरा प्याला, पीते हैं जो साधक उनका, प्यारा है मतवाला। यह तो रहता था पहले पृष्ठ पर, और दूसरे पृष्ठ पर रहता था खींचो न कमान को न तलवार निकालो, जब तोप मुकाबिल हो तो अखबार निकालो। वैसे भी कहा जाता है कलम में बहुत ताकत होती है। आप जबान से किसी को कुछ कहते हैं, आप कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन यदि आपके पास कोई पावर है आपने लिख कर कुछ कर दिया, यानी लिखित रूप से कुछ कर दिया, तो वो ज़्यादा ही प्रभावकारी हो जाता है। आपने देखा होगा जैसे अधिकारी वर्ग हो गया, कोई अधिकारी है, हम मुँह से कितना भी बड़बड़ाते रहेंगे, कोई वैल्यू नहीं होता। और एक अधिकारी की कलम यदि आप चल गई आपके लाइफ, तो आपको ज़िंदगी बर्बाद कर सकती है। आपने देखा होगा कि बहुत सारे फर्जी मुकदमे लोगों पर किए जाते हैं, वो क्या होता है, एक कलम की ही ताकत है ना। उनके पास कोई प्रूफ नहीं है कि आपने इस प्रकार का कोई जुर्म किया, लेकिन फिर भी अपनी कलम की ताकत पर उन्होंने आपके ऊपर अगर कोई मुकदमा दर्ज कर दिया तो वह उनके पावर को दर्शाता है, तो वही सत्य माना जाएगा। और आपकी ज़िंदगी को बर्बाद करने के लिए वो उनकी कलम की ताकत महत्वपूर्ण हो जाती है, इसलिए ऐसा कहा जाता है कलम में बहुत ताकत होती है। तो चलिए ठीक है, हम बढ़ते हैं अगले क्रम की तरफ। अब आपको बताना होगा राष्ट्रीय हिंदी पत्रकारिता दिवस कब मनाया जाता है? जी हाँ मित्रों, आप बताइए राष्ट्रीय हिंदी पत्रकारिता दिवस कब मनाया जाता है? 30 मई को, 5 सितंबर को, 1 दिसंबर को, या फिर 12 अगस्त को। तो राष्ट्रीय पत्रकारिता दिवस जो मनाया जाता है वो 30 मई को। अब आप बताइए 30 मई को क्यों मनाया जाता है? क्योंकि उसी दिन हिंदी साहित्य का पहला पत्र जो था उदंत मार्तंड का प्रारंभ किया गया था। अब ये सोचिए आप कि 5 सितंबर को क्या हुआ था? तो 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है, और 1 दिसंबर अभी हाल ही में बीता है, आप लोगों ने देखा होगा एड्स दिवस मनाया गया। 12 अगस्त को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। ये चारों की तिथि आपके महत्वपूर्ण है। फिलहाल हिंदी से संबंधित केवल एक ही तिथि है, लेकिन हम जो भी पढ़ रहे हैं वो फालतू नहीं जाएगा, क्योंकि आजकल तो ट्रेंड बनता जा रहा है ना कि आप किसी भी परीक्षा में करंट अफेयर, स्ट्रैटेजी के इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो कोई बात नहीं, ये आपके लिए अच्छा ही होगा। चलिए आज देखते हैं मेरी कातिल डायरी। मेरी कातिल डायरी किस लेखक की डायरी है? जी हाँ मित्रों, आप सोच रहे होंगे डायरी भी कातिल किस प्रकार से हो सकती है? नहीं हो सकती, लेकिन ये कहा जाता है जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। तो ये हमारे लेखक और कवि महोदय कुछ भी लिख सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। आइए अब आप यहाँ पर बताइए कि मेरी कातिल डायरी के लेखक कौन हैं? घनश्याम दास बिड़ला जी हैं, धीरेन्द्र वर्मा जी हैं, सुंदरलाल त्रिपाठी या फिर सियाराम सरगुप्त जी हैं? तो मित्रों उसका जो सही जवाब है वो हो जाता है धीरेन्द्र वर्मा। अच्छा, यहाँ पर ये कातिल डायरी नहीं है, कॉलेज डायरी है, ठीक है, कॉलेज डायरी।
कॉलेज डायरी को किसने लिखा था? धीरेन्द्र वर्मा जी ने लिखा था। और कब लिखा था? 1954 में लिखा था। चलिए थोड़ा सा मिस प्रिंट है, कोई बात नहीं, आप तो जानते ही हैं सब कुछ, वैसे आपने पहले पढ़ रखा है, मैंने पिछले क्विज में से शामिल किया था। धीरेन्द्र वर्मा जी की है मेरी कॉलेज डायरी। तो अब आप ये बताइए घनश्याम दास बिड़ला जी ने क्या लिख दिया था? घनश्याम दास बिड़ला को जो डायरी थी उसका शीर्षक था डायरी के पन्ने। इन्होंने लिखा था डायरी के पन्ने के नाम से। और सियाराम शरण गुप्त जी ने लिखा था दैनिकी। सुंदरलाल त्रिपाठी जी ने लिख दिया था दैनंदिनी। दैनिकी और दैनंदिनी में आप कंफ्यूज हो सकते हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिए आप। सियाराम शरण, यहाँ पर माँ गायब है, सियाराम शरण यानी क्या लिखा है? दैनिकी। दैनिक जीवन में जो हम कृत्य करते हैं वही समझ लीजिए डायरी। और सुंदरलाल त्रिपाठी ने लिखा है दैनंदिनी। दोनों का मतलब एक ही होता है, लेकिन शीर्षक अलग अलग है। परीक्षा में यदि आपसे पूछा जाए तो आप बताएंगे यहाँ पर मेरी कॉलेज डायरी हो जाएगा धीरेन्द्र वर्मा की। और घनश्याम दास बिड़ला जी ने लिखा था डायरी के पन्ने। सुंदरलाल त्रिपाठी जी ने लिख दिया था दैनंदिनी। और सियाराम शरण गुप्त जी पीछे नहीं रहने वाले, उन्होंने लिख दिया था दैनिकी। आइए आगे बढ़ते हैं। तरंगिणी, आपको बताना होगा तरंगिणी नामक गद्य गीत। आप किसी प्रकार से कंफ्यूज नहीं होंगे, क्योंकि मुझे पता है इसके पहले आपने तरंगिणी पढ़ रखा है और आपने दिमाग के बिठा रखा है ये कि उन्हीं की रचना है, उन्हीं की रचना है, उसके अलावा और कोई नहीं है। तो इस प्रकार का डाउट आपको हमारे क्लास में नहीं होनी चाहिए। आप बताइए तरंगिणी नामक जो गद्य गीत है या वो किसका है? गद्य गीत तरंगिणी नामक गद्य गीत माखनलाल चतुर्वेदी का है, राय कृष्णदास का, चतुर्सेन शास्त्री या फिर वियोगी हरि का? जी हाँ दोस्तों, आप खा गए ना धोखा। ये तरंगिणी आपके वियोगी हरि जी का है और गद्य गीत है। मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका यही है कि गद्य गीत है ये, आपको इस पर ध्यान देना होगा तो कंफ्यूजन नहीं होगा। और ये तरंगिणी वियोगी हरि जी ने कब लिखा था? तो 1919 में लिखा था, 1919 में लिखा था। और आगे आपके आते हैं चतुर्सेन शास्त्री जी। चतुर्सेन शास्त्री जी ये जो है, इन्होंने कौन कौन सा गद्य गीत लिखा था? अंतस्थल लिखा था 1921 में, तरलाग ने लिखा था 1936 में, मरी खाल की हाय लिखा था 1939 में और जवाहर लिखा था 1946 में। दोस्तों यहाँ पर वियोगी हरि जी जो है इन्होंने और गद्य गीत लिखे थे, कौन कौन से? अंतरनाथ 1926 में, ये सन आप याद करते जाइए, परीक्षा में पूछा जाता है। और प्रार्थना लिखा था इन्होंने 1929 में। हाँ मित्रों ध्यान दीजिए, 1929 में लिखा था प्रार्थना। और उसके बाद भावना आ जाती है आपको 1932 में, श्रद्धा कण 1949 में। फिर आ जाते हैं आपके ये राय कृष्णदास जी। राय कृष्णदास जी पीछे नहीं थे, ये भी बहुत सारे गद्य गीत को लिखने वाले थे। इन्होंने क्या क्या लिखा? साधना लिखा। साधना लिखा था 1916 में। कब लिखा? ये है 1916। उसके बाद संलाप लिख दिया 1925 में और छाया पथ लिख दिया 1929 में। प्रवाह लिखा 1929 में। प्रवाह लिखा 1931 में। इन रचनाओं का क्रम भी आपसे पूछ सकता है। माखनलाल चतुर्वेदी जी ने क्या लिखा? साहित्य देवता लिखा 1943 में। यह इनका गद्य गीत था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गद्य गीत, याद करते रहिए आप और आगे बढ़ते रहिए। चलिए अब आप ये बताइए सैलानी की डायरी। सैलानी की डायरी नामक जो विधा है वो किसकी है? सैलानी की डायरी किस विधा की है? आपसे ये पूछा जा रहा है। यहाँ पर आप इसको भूल जाइए क्या लिखा हुआ है, आप ये बताइए सैलानी की डायरी जो एक रचना है, एक विधा है, वो कौन सी विधा है? आपको बताना है कौन सी विधा है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, संस्मरण, रिपोर्टाज, यात्रा वृत्तांत और डायरी। तो पढ़ने से तो आपको लग रहा है डायरी है, लेकिन नहीं मित्रों, ये डायरी नहीं है, यह है आपकी यात्रा वृत्तांत। और किसकी है? राजेंद्र अवस्थी की है। इन्होंने लिख दिया था और 1977 में लिखा था इसको। और अगला एक लिखा था हवा में तैरते हुए, तो 1986 में लिखा था। यानी आप धोखा ना खाएं किसी प्रकार का। सैलानी की डायरी पढ़ करके आप ये ना सोचें कि ये डायरी है, डायरी नहीं बल्कि यात्रा वृत्तांत है। अब आप ये बताइए बापू के कारावास की कहानी। बापू के कारावास की कहानी नामक जो जीवनी वह किसके द्वारा लिखी गई? दोस्तों आप जीवनी और आत्मकथा में बहुत कन्फ्यूज हो जाते हैं, तो मैं थोड़ा सा यहाँ पर आपको क्लियर करना चाहती हूँ। जीवनी किसे कहते हैं? यानी जब हम किसी दूसरे महान विभूति के बारे में उसके पूरे जीवन का परिचय लिखें तब वो हो जाएगा जीवनी। यानी जीवनी दूसरों के द्वारा लिखी जाती है और आत्मकथा स्वयं के द्वारा लिखी जाती है। अपनी कथा को सत्य सत्य वर्णन कर देना, लिख देना ही आत्मकथा कहलाती है। तो यह आपको जीवनी और आत्मकथा में महत्वपूर्ण डिफरेंट है।
अब आप ये बताइए कि बापू के कारावास की कहानी नामक जो जीवनी है किसके द्वारा लिखी गई। जी हाँ दोस्तों, सुशीला नायर ने लिखा, रामचंद्र वर्मा ने, या फिर राहुल सांकृत्यायन, शिवानंद ने। तो आपको दिख रहा है यहाँ पर स्पष्ट तौर पर सुशीला नायर जी ने लिखा था। सुशीला नायर जी ने बापू के कारावास की कहानी लिखा था। और इन्होंने क्या लिख दिया था, तो लिखा था इन्होंने 1949 में। आप इसका सन भी याद करते जाइए, इम्पॉर्टेंट है। आप एक नोट्स बनाइए, उसमें लिखते जाइए, क्योंकि मैं बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन आपके पास लेकर के आती हूँ, आपकी परीक्षा के लिए अत्यंत उपयोगी होगा। तो अब आप ये बताइए, जो यहाँ पर दिए गए हैं आपके, ये राहुल सांकृत्यायन जी ने, राहुल सांकृत्यायन जी ने क्या क्या लिखा था। तो राहुल सांकृत्यायन ने 3 लोगों की जीवनी लिखी थी, इम्पॉर्टेंट है। कौन कौन से थे। स्टालिन, विदेशी हैं, इनको हिंदी लोग नहीं मिले जिनकी जीवनी लिखती है। स्टालिन 1954, कार्ल मार्क्स का भी 1954, और लेनिन पर भी 1954। तीनों लोगों की जीवनियाँ उन्होंने 1954 में ही निपटा दी, स्टालिन, कार्ल मार्क्स और लेनिन। और उसके बाद एक और बच जाते हैं आपके, कौन, माओ से तुंग, माओ से तुंग। राहुल सांकृत्यायन जो घुमक्कड़ थे, ये ज़्यादा यात्राएं किया करते थे, तो उन्होंने अपने देश के लोगों की जीवनी ना लिख करके विदेशी लोगों की जीवनी लिखी। चलिए कोई बात नहीं, हमें पढ़ना है, याद करना है, अपनी परीक्षा पर पकड़ बनानी है। तो आप बताइए, रामचंद्र वर्मा जी जो हैं यहाँ पर, इन्होंने कौन सी जीवनी लिखी थी। तो जो जीवनी लिखी उसका शीर्षक था महात्मा गांधी, और कब, 1919। आप इसे हमारे इतिहास के क्लास से जोड़ सकते हैं। 1919 में एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना हुई थी, यानी 13 अप्रैल 1919 को आपको जलियांवाला बाग हत्याकांड हुई थी। वैसे मुझे इतिहास के विषय में ज़्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन मैं भी क्लासें देखती रहती हूँ, तो ये तो फिलहाल एकदम कन्फर्म है, सही है। फिर भी आप अगर पढ़ना चाहते हैं इतिहास को और अच्छे तरीके से और गहराई से समझना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में आइए, वहाँ पर दीपक सर के द्वारा आपको बहुत ही अच्छे तरीके से इतिहास पढ़ाया जाता है। चलिए मित्रों, हम देखते हैं कि अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा रहा है। आगे बढ़ते रहेंगे। अभी तो ये हमारा कौन सा क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन पढ़ा हमने, और 9वां क्वेश्चन आ गया आपके लिए, मणिकर्णिका। मणिकर्णिका, थोड़ा इसको शुद्ध हिंदी लेखन भी आपको आना चाहिए, यहाँ पर आकी मात्रा नहीं होगा। अब मणिकर्णिका से मुझे याद आया, थोड़ा आप बताइए, इतिहास में कौन था जिसका बचपन का नाम मणिकर्णिका था। कुछ याद आ रहा है कि नहीं, आपको नहीं याद आ रहा है, इसका मतलब आपने हमारे इतिहास की क्लास नहीं देखी। मणिकर्णिका जो नाम था महारानी लक्ष्मीबाई, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के बचपन का नाम मणिकर्णिका था, लेकिन फिलहाल यहाँ उससे कोई संबंध नहीं है इसका। ये हमारे इतिहास के लेखक नहीं है, बल्कि ये हिंदी साहित्य के लिखने वाले हैं, तो ये कुछ भी लिख दें असंभव नहीं है इनके लिए। मणिकर्णिका समझकर आप इसे ऐतिहासिक ना समझ जाए। यहाँ पर स्पष्ट तौर पर लिखा हुआ आत्मकथा है। अभी अभी मैंने स्पष्ट किया आत्मकथा क्या होती है, तो आप बताइए ये किसकी आत्मकथा है। ओम प्रकाश वाल्मीकि की, कौशल्या वैजयंती, तुलसीराम, या फिर माता प्रसाद की। तो आपकी जो मणिकर्णिका है यह हो जाती है आत्मकथा तुलसीराम की। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार परीक्षा में पूछी जाती है। तो ये जो तुलसीराम जी थे, इन्होंने 2 भाग में अपनी आत्मकथा लिखी। पहला भाग जो है वो मुर्दहिया है। मुर्दहिया कई परीक्षा में पूछा जा चुका है, जो कि 2010 में प्रकाशित हुआ, यानी पहला भाग 2010 से प्रकाशित हुआ, और इनकी आत्मकथा का ही दूसरा भाग मणिकर्णिका नाम से 2013 में प्रकाशित हुआ। मोस्ट इंपॉर्टेंट 2 भाग हैं इसके, आप याद कर लीजिए। आपके जो माता प्रसाद जी हैं यहाँ पर, ये चौथे ऑप्शन में माता प्रसाद जी ने जो अपनी आत्मकथा लिखी, झोपड़ी से राजभवन। क्या है, झोपड़ी से राजभवन। भाई झोपड़ी में रहते थे, फिर ये किस प्रकार से संघर्ष करके राजभवन तक पहुंचे, ये उनके संघर्ष की कहानी बताता है आपको। और कब बताया इन्होंने, 2002 में प्रकाशित हुआ ये। अब आप बताइए, ओम प्रकाश वाल्मीकि जी ने क्या लिखा था, तो उनका था ये जूठन। बहुत बार परीक्षा में पूछा जा सकता है, पूछा जा चुका है, आगे भी पूछा जा सकता है, इसमें आप डाउट में ना रहें। बहुत ही इंपॉर्टेंट, चारों के चारों जो मैंने शामिल किया है इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। अब आप बताइए कि जूठन जो है वो कब प्रकाशित हुआ, तो ये हुआ था 1997, 1997 में प्रकाशित हुआ था। फिर कौशल्या वैजयंती के द्वारा लिखा गया दोहरा अभिशाप 1999 में। आइए आगे बढ़ते हैं। आपको बताना होगा कबीर वचनावली का संपादन किसने किया। जी हाँ दोस्तों, कबीर दास पर, सूरदास पर, तुलसीदास जी पर, मतलब जितने महान विभूतियाँ हैं आप इन्हें समझ लें कि फिर हिंदी साहित्य, व्याकरण, इतिहास जो भी उनके पुरोधा हैं, उनके बारे में भी कुछ न कुछ लेखकों ने लिखा ही है, तो वो भी आपको याद करना है। कबीर वचनावली पर
जो संपादन किया इसका किसने किया है, तो जी हाँ दोस्तों, हरिऔध जी ने किया है। आप सही से जान रहे होंगे। हरिऔध जी की जो रचना है एक प्रिय प्रवास, पता है ना आपको, प्रिय प्रवास खड़ी बोली की प्रथम रचना है। यह भी आपको याद रखना चाहिए। फिर आइए अब हम देखते हैं कि श्याम सुंदर दास, श्याम सुंदर है कि नहीं सुंदर है, आप इसको याद करिए। श्याम सुंदर को यदि आप व्यक्तिगत रूप से जानते हैं तो आपको पता ही होगा उनके कारनामे कितने अच्छे हैं। फिलहाल कोई बात नहीं, चलिए देखते हैं। कबीर ग्रंथावली, इन्होंने क्या किया था, कबीर ग्रंथावली का संपादन किया था। हम आगे बढ़ते हैं विद्यानिवास मिश्र की तरफ। विद्यानिवास मिश्र जी ने भूषण ग्रंथावली और आलम ग्रंथावली, यानी भूषण और आलम पर इन्होंने रचनाओं का, उनके संकलन का संपादन किया था। और नामवर सिंह ने किस पर लिख दिया था, रामचंद्र शुक्ल समग्र का संपादन किया था। रामचंद्र शुक्ल को आप जानते हैं, उनके बारे में बताने की आवश्यकता है ही नहीं, वो हमारे हर प्रैक्टिस सेट में किसी न किसी प्रकार से आ ही जाते हैं, क्योंकि हम जो इतिहास पढ़ते हैं वह पूर्णतः उन्हीं पर आधारित है, उन्हीं का ऑथेंटिक माना जाता है। और लोग कभी पढ़ते हैं, लेकिन सबसे जो सही समझ में आता है वो उन्हीं का है। तो बताइए अब आप, मृणाल, ये देखिए यहाँ पर मृणाल लिखा हुआ है, ये किस उपन्यास का पात्र है, तमस, कंकाल, सुनीता या फिर त्यागपत्र। तो मृणाल उपन्यास यानी कौन सा उपन्यास, त्यागपत्र उपन्यास का पात्र है मृणाल। और त्यागपत्र कब आया था प्रकाश में, तो 1937 में आया था हमारे प्रकाश में। और इसमें और कौन कौन से हैं पात्र, तो मृणाल के अलावा शील हैं और प्रमोद हैं। फिर आप देखिए कंकाल को, कंकाल आया था 1929 में, और इसमें पात्र हैं विजय, तारा, मंगल, देवी रंजन और बाथम, किशोरी, रामा और घंटी। फिर सुनीता के जो पात्र हैं वो है सुनीता, श्रीकांत, हरिप्रसन्न, सत्या, और यह 1914 में प्रकाशित हुआ था, हमारे समक्ष आया था। अब आप यहाँ देख लीजिए तमस को, तमस 1973 में प्रकाशन में आया है, और इसमें जो पात्र हैं वानप्रस्थ जी, मुरीद अली, नथ, रिचर्ड, लिजा, बख्शी जी, जरनैल सिंह, हरनाम बंतो, लक्ष्मी नारायण, नूर इलाही और मोहन, ये इसके पात्र हो जाते हैं। खासतौर पर मित्रों नेट की परीक्षा में आपसे पात्र पूछा जाता है, बाकी किसी भी परीक्षा में पूछा जा सकता है, जो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं, जैसे यूपी टेट में ही पूछा गया था, तो उसकी दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। आइए देखते हैं हम, आदिकाल को आधार काल किसने कह दिया। जी हाँ दोस्तों, सबसे बड़ी समस्या हमारे सामने यही है कि एक ही काल को कितने लोगों ने अलग अलग नाम दे दिया, और वो हमारी परीक्षा के लिए हमारे लिए मुसीबत बना हुआ है, हमें याद करना पड़ता है। चलिए अब बताइए, आदिकाल को आधार काल किसने कहा था, आदिकाल को आधार काल किसने कह दिया, तो सुमन राजे जी ने कह दिया आधार काल। और मिश्र बंधु ने क्या कहा, तो प्रारंभिक काल कह दिया। उसके बाद आपके गणपत चंद्र गुप्त जी, उन्होंने आरंभिक कह दिया। देखिए अब आप प्रारंभिक और आरंभिक में कंफ्यूज होते हैं, कंफ्यूज नहीं होना आपको। प्रारंभिक कहा मिश्र बंधु ने और आरंभिक कहा गणपत चंद्र गुप्त ने। सिद्ध सामंत काल कह दिया राहुल सांकृत्यायन जी ने। कहना ही तो था, याद तो हम लोग को करना है ना, कोई बात नहीं, करेंगे, क्या करना ही, हमको पढ़ना ही है। अपने लिए हमने एक लक्ष्य बनाकर रखा, उससे अगर पाना है तो वो पढ़ना ही पड़ेगा। चलिए ठीक है, मजे के साथ पढ़ते हैं, अच्छे से क्वेश्चन याद करते हैं। अब आप बताइए, कलकत्ता में स्थापित फोर्ट विलियम कॉलेज के संस्थापक कौन थे। जी हाँ दोस्तों, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई थी, 10 जुलाई। अभी हाल ही में आरओ की परीक्षा हुई थी, तो उसमें आपसे पूछा गया था। तो सामान्यतः सब लोग क्या करते हैं, सन को याद कर लेते हैं भाई। सन तो था 1800, ये तो बच्चों को याद होगा। बच्चे से कहने से मतलब ये है कि जो भी हिंदी साहित्य को थोड़ा सा भी पढ़ता है या फिर इतिहास को पढ़ता है, तो ऐतिहासिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है और हिंदी का भी दृष्टि से। तो 1800 तो ये सब लोग याद करके रखते हैं, लेकिन ये 10 जुलाई जो है ये कन्फ्यूजन क्रिएट करता है। तो वहाँ पर पूछा गया था 10 जुलाई 10 जून इस प्रकार का ऑप्शन दिए हुए तो गलत होने की संभावना रहती है, लेकिन आप गलत नहीं करेंगे। 10 जुलाई 1800 को फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना होती है और इसके संस्थापक थे जॉन गिलक्राइस्ट। वहाँ पर 2 भाषा विद्वान भी रखे गए थे, उनका नाम आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अब आप ये बताइए, रुद्र संप्रदाय की स्थापना किसने की थी। तो रुद्र संप्रदाय की स्थापना विश्व स्वामी ने की, श्री स्वामी ने की, रुद्र स्वामी ने की या फिर निम्बार्काचार्य जी ने की। तो रुद्र संप्रदाय की स्थापना की थी आपके रुद्र स्वामी जी ने। देखिए नाम में भी रुद्र है और संप्रदाय में भी रुद्र है, तो इसलिए आपको याद करना मुश्किल नहीं होगा, आप याद कर पाएंगे। अब आप ये बताइए, किसी सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा को क्या कहते हैं। भाषा यहाँ पर लगा हुआ, इसका मतलब आप यहाँ भाषा जवाब ना दे दें,
आप स्मार्ट स्टूडेंट है स्मार्ट स्टडी क्लासेस के, तो आप गलत आंसर नहीं आने चाहिए आपको। आप बताइए किसी सीमित क्षेत्र में, यानी जिसका क्षेत्र जो है, ये समझिए आपको परिभाषा याद करवाया जा रहा है यहाँ पे। जिस भाषा का क्षेत्र सीमित है उसे आप क्या कहेंगे? बोली, राष्ट्रीय भाषा, राजभाषा, उपभाषा। राष्ट्रीय भाषा अगर होगी तो उसका क्षेत्र सीमित नहीं होगा, पूरे राष्ट्र में बोली जाएगी। और राजभाषा आप जानते हैं हमारे संविधान के द्वारा जिसे मान्यता प्रदान की जाए, राज की लेखन प्रणाली के, राजकाज की बोलचाल की भाषा, पत्र व्यवहार के जिस भाषा का प्रयोग किया जाए वो राजभाषा होगी। उपभाषा को आप जानते हैं, तो आप यहाँ सबसे जो सीमित दायरा हो जाता है आपका बोली का। हमारे यहाँ कहावत भी है, कोस कोस पर पानी बदले, क्या है कहावत? 3 कोस पर बानी। हाँ, कोस कोस पर पानी बदले 3 कोस पर बानी। बानी यानी कि बोली। तो किसी सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा को हम बोली कहते हैं। हम यहाँ पर जो हमारे स्थानीय भाषा होती है, अगर आप थोड़ा सा आगे जाइए 5-6 किलोमीटर के बाद भी आप जाएंगे तो आपको थोड़ा बहुत तो अंतर मिल ही जाएगा हमारी बोलियों में। ठीक है दोस्तों, तो बोली का जो क्षेत्र होता है वह सीमित होता है, इसीलिए यहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आप एक बार में जवाब दे दें सीमित, आप समझ लीजिए कोड वर्ड याद करके सीमित क्षेत्र जहाँ पर दे दें वहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा बोली। अब आप ये बताइए ग्वालियर की बोली क्या है, यानी ग्वालियर में कौन सी बोली बोली जाती है? ब्रज, खड़ी, कन्नौजी या फिर बुंदेली? तो ब्रज नहीं बोली जाएगी, ग्वालियर में बोली जाएगी बुंदेली। ठीक है, अब आप हमको बताइए मेवाती किस उपभाषा वर्ग की बोली है? मेवाती किस उपभाषा, यानी पूर्वी हिंदी, राजस्थानी, बिहारी या फिर पहाड़ी हिंदी? अब आप उपभाषा भी याद कर पाएंगे, जैसे ये पूर्वी हिंदी हो गई, ये बिहारी हिंदी, राजस्थानी, पहाड़ी, ये सभी जो हैं उपभाषाएं हैं। इसके अलावा ये उपभाषाएं कहाँ से निकली? अपभ्रंश से निकली हैं। उपभाषा उपभाषाएं से निकली हैं बोलियाँ। तो अब आप बताइए यहाँ पर मेवाती कौन सी उपभाषा की बोली है? तो यह है किसकी? राजस्थानी। और कौन कौन सी है? मेवाती, मारवाड़ी और मालवी राजस्थानी उपभाषा की बोलियां हैं। अब बिहारी के आप जानते हैं मगही, मैथिली और भोजपुरी। पूर्वी हिंदी, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी आपने पढ़ चुका है इसको। आप बताइए इनमें से कौन सी अंतस्थ ध्वनि नहीं है? अंतस्थ ध्वनि नहीं है। यहाँ पर ये ऑप्शन थोड़ा सा मिसप्रिंट है, हम यहाँ पर इसको कर लेते हैं या। ये खा नहीं होगा, या होगा, उसके हिसाब से आपको जानते हैं या, रा, ला, वा, ये चारों जो होते हैं अंतस्थ होते हैं। यहाँ पर ये या है, खा नहीं है, तो यहाँ पर जो हो जाएगा बा। अगर दोनों ऑप्शन का आप पढ़ते हैं तो खा और बा अंतस्थ नहीं है, ला और वा जो है आपके वो अंतस्थ हैं। ऊष्म को आप जानते ही हैं, शाखा, शाहा ऊष्म होते हैं, या, रा, ला, वा अंतस्थ होते हैं। अब स्वर ध्वनि के प्रकार आपको बताना है, कितने प्रकार के होते हैं? दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर, हर्ष स्वर, या फिर ये सभी होते हैं कि इनमें से एक होते हैं? आप जानते हैं, हमने आपको कई बार पढ़ाया इसको। अब ये यहाँ पर जानते हैं आप कि स्वर ध्वनि के जो प्रकार हैं वो तीनों होते हैं, यानी दीर्घ, प्लुत और हर्ष तीनों सही प्रकार के स्वर होते हैं। चलिए, यह थोड़ा सा आपके लिए कठिन होगा क्योंकि आपने ध्यान से पढ़ा नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं, हम आपको क्लियर करते जाएंगे। आधुनिक व्याकरण की दृष्टि से बा वर्ड का वैशिष्ट क्या क्या है? बा वर्ड की विशेषता आपको बतानी है। ओष्ठ, स्पर्श, अल्प प्राण, अघोष और निरानुनासिक। तो यहाँ पर जिसका सही जवाब है वो जाता है दंतोष्ठ, स्पर्श, अल्प प्राण, घोष और निरानुनासिक। तो कैसा लगा आपको यह वीडियो? आप हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। दोस्तों, हमारे चैनल पर आप आए और हमारे क्लास को आपने देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन इसी से काम नहीं चलेगा, और अभी आगे बढ़ाइए, आप खुद भी बढ़िए और हमें भी बढ़ाइए। बढ़ाने का मतलब है कि आपको यदि हमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो आप क्या करेंगे? हमारे लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक है? उसके बाद लाइक कर देंगे और अपने मित्रों तक शेयर भी कर देंगे। ये जिम्मेदारी भी आपकी है, ये चैनल आपका है, मेरा थोड़ी ना है। मेरा तो सिर्फ ये है कि मैं आप लोगों के लिए पढ़ा रही हूँ। यदि आप पढ़ते हैं तो पढ़ना चाहते हैं तो जुड़े रहिए, ठीक है? चलिए, मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद, जय हिंदी।